हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नया एक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और जो हमारी यात्रा रही है संवैधानिक विकास की, उसमें कुछ जो अधिनियम रहे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाए गए थे, जैसे 1935, 1919। उसके अलावा 1909 का अधिनियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसने हमारे इतिहास को बदल दिया, पूरी हमारी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। लेकिन उस प्रावधानों पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको लाने के पीछे जो कारण थे वे क्या थे, यानी इसकी जो बैकग्राउंड थी, इसको पहले हम देख लेते हैं, पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि को देखना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आप देख रहे हैं 1892 की बात हो रही है, यानी कांग्रेस स्टेब्लिश हो चुकी है, एक जन जागरण शुरू हो चुका है और लगातार मांग हो रही है कि शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, लेकिन अंग्रेज इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो जब 1892 का अधिनियम आया तो बड़ी अपेक्षा थी कांग्रेस के बनने के बाद, क्योंकि शुरू में कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति पाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, लेकिन वो डिजायर फुलफिल नहीं हुई और दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने इसकी बहुत ही आलोचना की। तो इसको लेकर के एक असंतोष था, आप कह सकते हैं, 1892 के अधिनियम में। दूसरी चीज जो हुई कि लॉर्ड कर्जन नाम काफी फेमस है। लॉर्ड कर्जन आए 1899 से और 1905 के बीच में। इन साहब ने एक काम किया और वह काम क्या था, बंगाल का विभाजन किया। कब? 1905 में। ये बड़ी बहुत ही मेजर घटना थी और इस घटना ने क्या किया कि बंगाल में एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान, इस तरीके से बंगाल का डिवीजन किया गया कि जो पूर्वी बंगाल है उसमें मुसलमानों का बहुमत हो और जो पश्चिम बंगाल है जो इस समय हमारे पास है उसमें हिंदुओं का बहुमत हो। तो एक प्रकार से धार्मिक आधार पे टकराव पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी ने अपनी सहभागिता थी। अब सवाल ये था कि अंग्रेजों के समक्ष उन्होंने एक चीज ये जरूर समझा कि जैसे बंगाल विभाजन को लेकर के सही, तो कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ स्वार्थपूर्ण शक्तियां थी जो इसका समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन आम तौर से जिसमें टैगोर से लेकर के और दूसरे बड़े नेता थे, सबने इसका विरोध किया। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हिंदू मुसलमान एकता है उसको तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, और इसी फूट डालो और राज करो की जो पॉलिटिक्स कहते हैं डिवाइड एंड रूल वाली, वो 1909 के अधिनियम में हमें देखने को मिलेगी। तो इस पृष्ठभूमि से आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इस अधिनियम में हुआ क्या। तो पहला कारण ये था कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उससे असंतोष था, यानी कांग्रेस को और जनता को लग रहा था कि भारतीयों का इसमें सहभागिता बहुत कम है। तो इससे पहला काम यह किया गया कि भारतीयों को शासन और प्रशासन से जोड़ने की कोशिश की गई, और इसके लिए सबसे पहले जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी
जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, उसमें जो सदस्यों की संख्या है उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ये 16 से बढ़ा करके कितने कर दिए गए, 60। जाहिर सी बात है कि जब संख्या बढ़ेगी तभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ये चीज की गई। लेकिन यहां ध्यान रखिए कि अब सेंटर के लेवल पे जो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए लोग थे, यानी शासकीय सदस्यों का क्या था, बहुमत। यहां ऑफिशियल मेंबर का की मेजॉरिटी रखी गई, शासकीय सदस्यों का बहुमत यहां पे मेंटेन करने की कोशिश की गई। लेकिन यह एक पॉजिटिव चीज थी कि 16 से 60 किया गया। लेकिन यह निगेटिव चीज थी कि सेंटर में अभी भी जो ऑफिशियल मेंबर हैं, शासकीय सदस्य हैं, उनके मेजॉरिटी को मेंटेन किया गया। यही चीज जो प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं थी वहां किया गया, वहां भी संख्या को बढ़ा दिया गया। लेकिन चूंकि अलग अलग प्रांत है, आप जानते हैं 11 प्रांत थे, तो ये कहीं 16 भी थी तो कहीं 47 भी थी। अलग अलग जिस आकार का प्रांत था उस आकार, उसी संदर्भ में, उसी के अनुरूप वहां सदस्यों की संख्या थी। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि यहां पे अशासकीय सदस्यों का बहुमत, ध्यान रखिए यहां पे अशासकीय का बहुमत है और यहां पे शासकीय सदस्यों का बहुमत है। तो यह एक बड़ी चीज, यानी जो निर्वाचित होने वाले लोग थे, निर्वाचित होकर आने वाले लोग थे, उनकी मेजॉरिटी रखी गई कहां, प्रांत यानी छोटे लेवल पे। लेकिन जो सेंटर था जहां से पूरी पॉलिसी डिसाइड होती थी, वहां क्या किया गया, वहां पे ऑफिशियल यानी जो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त होते थे उनका बहुमत रखा गया। तीसरी चीज कि मैंने कहा था शासन प्रशासन हर जगह पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात थी। तो जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे, गवर्नर जनरल जिसे हम क्या बोलते थे, वायसराय भी बोलते थे, इनकी एक कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें भारतीयों को पहली बार लेने की बात थी। तो यदि ये सवाल आता है कि जो एग्जीक्यूटिव थी किसकी, गवर्नर जनरल या वायसराय की, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार, प्रथम बार कौन आया, भारतीयों को लिया गया। प्रथम बार भारतीय इंक्लूड किए गए। और आप जानते हैं पहले भारतीय थे एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा, जिनको लॉ मेंबर के रूप में, विधि सदस्य, लॉ मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया। तो इन 3 पॉइंट से क्या आपको पता चला कि जो केंद्रीय शासन था उसमें इंक्लूड किया गया भारतीयों को। जो व्यवस्थापिका थी, केंद्रीय व्यवस्थापिका, वहां भी संख्या बढ़ाई गई। और जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है वहां भी संख्या बढ़ाई गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है जब हम कह रहे हैं कि शासकीय और अशासकीय सदस्यों का बहुमत। तो जो चौथी बात है निर्वाचन के बारे में समझिए कि निर्वाचन अभी क्या था, डायरेक्ट नहीं था, क्या था, अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब था कि जनता अपने प्रतिनिधि नहीं चुन रही थी, बल्कि उसके स्थान पे अलग अलग वर्ग, क्लासेस और ग्रुप का निर्माण किया था अंग्रेजों ने, और उनसे ये एक प्रकार से चयनित होते थे, मनोनीत होते। जनरल इलेक्शन का कंसेप्ट
नहीं था जो आजकल देखने को मिलता है। और इसमें जैसे विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, इसमें निगम जो कारपोरेशन थे, वहां से आते थे। ये क्या हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई। यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी जो वाणिज्य संघ थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके मेंबर लिए जाते थे। और जो एक कहिए कि जो सामंतवादी व्यवस्था का अवशेष था भारत में, तो आप कह सकते हैं कि जो जमींदार थे यानी भूपति थे, उनसे इन जो मेंबर होते थे उनको सेलेक्ट किया जाता था। डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट नहीं था। तो यूनिवर्सिटी थे, कारपोरेशन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जो भूपति या जमींदार थे उनको लिया जाता था। लेकिन मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि 1909 का अधिनियम एक ऐतिहासिक प्रावधान करता था जिसका प्रभाव भारतीय इतिहास पर नेगेटिव पड़ा, सकारात्मक नहीं पड़ा। ये प्रावधान थे उनका सकारात्मक था, लेकिन जिस प्रावधान की हम बात कर रहे हैं और जिसने हमारे इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, वह था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसको कह रहे हैं कम्युनल इलेक्टोरेट। यानी इन्होंने एक ऐसा निर्वाचक मंडल लगा, और यह चीज किसके लिए थी? केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लिए। मुस्लिम्स के लिए यह प्रावधान किया गया। और इसका सबसे सरल तरीका समझने का यह है कि अब 1909 में यह कहा गया कि जो मुस्लिम चुने जाएंगे विधानसभाओं में, वे मुस्लिम के द्वारा ही चुने जाएंगे। और यह वह डिवाइडेड रूल की थियरी थी जो अंततः किस रूप में आए? 1947 में जब हम आजाद हुए तो हम धर्म के आधार पर विभाजित भी हुए। पाकिस्तान बना और भारत बना, लेकिन उस विभाजन की जो नींव पड़ी थी, जो बीज पड़ा था, वह कहां था? 1909 के अधिनियम से पड़ा था, और जिसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मिंटो उस समय हमारे वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। इसलिए गांधी जी ने साफ साफ कहा कि एक्चुअली भारत विभाजन के लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार है, तो कौन? वो मिंटो जिम्मेदार है। तो जो एक डेमोक्रेसी डेवलप हो रही थी, एक बहुत ही समझिए कि एक प्रकार से उसका जन्म हो रहा था धीरे धीरे, बड़ी शिशु अवस्था में थे। उस नवजात लोकतंत्र की बहुत शुरुआत में ही अंग्रेजों ने एक प्रकार से हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वे धर्म को ले आए, धर्म आधार का प्रतिनिधित्व को ले आए। क्योंकि बाद में यह जो कम्युनल आधार पर डिवीजन था, यह बढ़ता गया। फिर ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियन को, महिलाओं को, वर्कर्स को, इन्होंने इतनी कैटेगरी बना दी कि जब हम 47 में आज़ाद होने के कगार पर आए, तो इन सभी हितों में कंप्रोमाइज करना संभव नहीं हो पाया। तो ये कुछ प्रावधान थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रावधान था, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया, इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इस संदर्भ में, क्योंकि इस कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का हमारे भारत के इतिहास पे बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। और 1947 में जब आज़ादी मिली
तो हम आज़ाद तो हुए, लेकिन भारत दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में। तो ये कुछ प्रावधान थे 1909 के अधिनियम का। बड़ा छोटा है, लेकिन ये चीज़ इसकी बहुत बड़ी थी, निगेटिवली ही सही। ये बहुत खतरनाक चीज़ थी जिसका अनेक अंग्रेज़ों ने भी विरोध किया कि हम इतिहास की सीख के खिलाफ जा रहे हैं, हमें धर्म और जाति से अलग हटना था। लेकिन हम अंततः कहाँ पहुँच गए? उसी पॉलिटिक्स में पहुँच गए। तो पूछा जाता है अक्सर यही कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम की देन है? तो आपका आंसर हुआ 1909 का अधिनियम। तो उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।